भारतेंदु हरीशचंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। ये वचन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान, संवत 1925 से 50, प्रकरण एक सामान्य परिचय में उन्होंने पहले पहरे में पहली पंक्तियों में यही लिखा है। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जैसे कि आपने टॉपिक में देखा ही है, हमने भारतेंदु हरीशचंद्र जी के बहुत बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ना है। साथ साथ में हम शुक्ल जी के उनके लिए कहे गए वचनों को भी ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि कहीं भी पेपर में कुछ भी आता है भारतेंदु जी से संबंधित तो हम उन्हें कर सकें। तो शुरू करते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र जी। भारतेंदु जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 को और मृत्यु 35 केवल 35 वर्ष की अवस्था में ही माघ कृष्ण 6 संवत 1941 को हुई। ऐसा था कि वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए थे संवत 1922 में। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की अलग अलग साहित्यिक प्रगति से हुआ और उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक में वैसी पुस्तकों का अभाव उन्होंने अपने हृदय में महसूस किया। अब हुआ ये कि उन्होंने अनुवाद शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडोल रूप का आभास दिया अपने अनुवाद के द्वारा। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा, एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है जो बहुत बार पेपर में आती है, नाम की एक पत्रिका निकाली, जिससे पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी और पीछे गद्य लेख भी उसमें छपने लगे। ये सब बातें मैं शुक्ल जी के इतिहास के आधार पर आपको बता रही हूँ, तो आप विश्वास कर सकते हैं। और परीक्षा में शुक्ल जी के इतिहास से बहुत से प्रश्न आते हैं, उस हिसाब से उस चीज़ को अपने दिमाग में रखकर ही मैं आपको करवा रही हूँ। उन्होंने 1930 में हरीशचंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका भी निकाली, जिसका नाम उन्होंने 8 अंक प्रकाशन के बाद हरीशचंद्र चंद्रिका रखा। पहले नाम हरीशचंद्र मैगजीन था, 8 संख्याएं निकली, उसके बाद हरीशचंद्र चंद्रिका रख दिया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। बहुत बार प्रश्न आ जाता है, हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप किस पत्रिका में सबसे पहले दिखाई दिया, तो वो है चंद्रिका, हरीशचंद्र चंद्रिका। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। ये हमारे लिए एक सुखद बात है। भारतेंदु जी ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय उसी समय से ही माना है। उन्होंने काल चक्र नाम की अपनी पुस्तक में एक नोट दिया है। क्या नोट दिया है? हिंदी नई चाल में ढली सन 1973 ईस्वी में। बहुत बहुत परीक्षाओं में मैंने ये पंक्ति देखी है, हिंदी नई चाल में ढली। ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी की। उन्होंने अपनी काल चक्र नाम की पुस्तक में ये नोट दिया था। इस हरीशचंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे और वो चंद्रिका में भारतेंदु जी आप तो लिखते ही थे, साथ से बहुत से लोगों को उत्साह देकर भी उन्होंने आगे तैयार किया, बढ़ावा दिया। और उनमें मुख्य नाम जो हैं बद्री नारायण चौधरी, बाबू हरीशचंद्र के संपादन कौशल से बड़े की बहुत प्रशंसा करते थे। उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं, उनमें से अधिकांश इसमें गिने जा सकते हैं। मैगजीन में प्रकाशित हरीशचंद्र का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद जी का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न आदि लेख बहुत दिनों तक बहुत चाव से पढ़े जाते थे। संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी, कई जगह बाल बोधिनी भी आता है, निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। इसके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाम का प्रहसन
लिखा, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का बहुत जघन्य रूप उन्होंने दिखाया। कहीं कहीं वे राजा शिव प्रसाद जी को भी लक्ष्य करके खुशामदी की कतार में खड़ा कर देते थे। इस कारण से उन्हें थोड़ी सी परेशानियां भी हुई। अच्छा, गद्य रचना की बात करें तो उसके अंतर्गत भारतेंदु जी का ध्यान जो है वो नाटकों की ओर गया। शुक्ल जी ने इस बात को भी क्लियर किया है, बाद में आपको बताऊंगी। उन्होंने लिखा है कि आधुनिक गद्य साहित्य का आरंभ नाटकों से ही हुआ है। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में भारतेंदु जी ने लिखा कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए। भारतेंदु जी ने 4 नाटक जो क्रमानुसार बताए हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। महाराज विश्वनाथ सिंह जी का आनंद रघुनंदन नाटक और बापू गोपाल चंद्र जी का नहुष नाटक, ये इन्होंने अपने विद्या सुंदर से पहले के नाटक बताए हैं। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी का है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे। भारतेंदु जी ने जो नाटकों के लिखे हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं, और शायद आज के इस वीडियो में हम वही बात कर पाएंगे, उससे ज़्यादा शायद ना कर पाएँ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। जो भारतेंदु जी ने आरंभिक 4 नाटक बताए हैं उनमें से उन्होंने पहला अपने पिता गिरधर दास, जिनका मूल नाम गोपाल चंद्र है, उनके द्वारा लिखा हुआ नहुष, जो कि 1859 ईस्वी का है, उसको हिंदी का पहला नाटक बताया है। राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा लिखा हुआ शकुंतला नाटक को 1862 को दूसरा नाटक बताया है, और अपने लिखे हुए विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में लिखे हुए को उन्होंने तीसरा और चौथा बताया श्रीनिवास दास जी के तप्ता संवरण 1843 ईस्वी को। ये हुए उनके क्रम अनुसार 4 नाटक, जिनमें पहला नहुष, दूसरा शकुंतला, तीसरा विद्या सुंदर और चौथा तप्ता संवरण 1883 ईस्वी का। भारतेंदु जी के अनुसार नहुष की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर ही की गई है, और नहुष नाटक पद्यबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया। प्रसिद्ध है इनकी ये बातें। सबके अलर जी को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ जी ने दी थी। किसने? काशी के पंडित रघुनाथ जी ने इनको भारतेंदु की उपाधि दी थी। भारतेंदु जी के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 8 मौलिक और 9 अनुदित नाटक, टोटल 17 नाटक हो जाते हैं। हाँ, एक बात और प्रसिद्ध है, आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का जानकी मंगल, जो 1868 में काशी में खेला गया, और इसमें लक्ष्मण का अभिनय किया था भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने। भारतेंदु जी के वो कौन से 8 मौलिक नाटक हैं और वो कौन से 9 अनुदित नाटक हैं, और वो किसकी रचना से अनुदित हुए हैं, और उनमें क्या क्या विषय हैं, और उनसे संबंधित और जो बहुत ही मनोरंजक बातें हैं और याद रखने योग्य बातें हैं, उन्हें हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा, और इंतज़ार कीजिए दूसरे भाग का, जिसमें आपको आज के वीडियो से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य तो मिलेंगे ही, साथ में मनोरंजक बातें भी मिलेंगी। तो आज के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अपने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज़। मैं आपको हर बार बोलती हूँ लेकिन आप भूल जाते हो, तो इस बार कर देना। धन्यवाद।